तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स स्टार्ट किए थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा पूरा कंप्लीट कर लिया था। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हम लोगों ने बेसिक दो या तीन रिएक्शन देखे होंगे। एक रिएक्शन का नाम था रिडक्शन, जहाँ पे आप H2 को क्या करते हैं, ऐड करा देते हैं, और साथ साथ एक और रिएक्शन हमने देखा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से किस प्रकार से वो क्या हो रहा है, कंपाउंड बन रहा है, किस तरह से एल्केन बन रहा है, और लास्ट में मैंने आपको साइक्लोएल्केन से किस प्रकार से एल्केन बनाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। हेडिंग डालें, या आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फ्रॉम अल्काइल हलाइड। फ्रॉम अल्काइल हलाइड। तो हम लोग आज एल्केन जो बनाएंगे वो कहाँ से बनाएंगे, अल्काइल हलाइड से बनाएंगे। अब देखिए अल्काइल हलाइड क्या होता है, पहले ये समझते हैं। अल्काइल हलाइड मतलब RX। RX मतलब X के जगह पर क्या क्या हो सकता है, तो ज़्यादातर केसेस में X में आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, एंड बहुत फ्यू केसेस में यार ऑलमोस्ट ना के बराबर आप क्या देखते हैं, आप वहाँ पे फ्लोरीन देखते हैं। और R क्या होता है, R तो आपको पता ही है, दिस इज अल्काइल ग्रुप, दिस इज अल्काइल ग्रुप। तो ये अल्काइल हलाइड से हम जब एल्केन बनाते हैं उसकी सारी रिएक्शन आज हम लोगों को देखनी है। उसके अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन आपको देखना है दैट इज यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से कैसे हम लोगों को रिएक्शन, किस तरीके से हमें प्रोडक्ट बनाना है, ये हम देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले तो कहते किसको हैं, सबसे पहला तो यही एक आपको डाउट आ रहा होगा कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा किसे जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है उसको जरा ध्यान से समझिए। ये RX की रिएक्शन जब आप Mg के साथ कराते हैं, वैसे तो ये हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स में, जहां पर आपको मैं हेलो एल्केन की रिएक्शन पढ़ाऊंगा। तो वहां पे हम लोग RMgX मतलब RX की रिएक्शन Mg के साथ कराएंगे, RX की रिएक्शन Na के साथ कराएंगे। तो यहां पर एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं RMg, और यहां पर प्लस और इधर माइनस। ये जो पर्टिकुलर चीज बना इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड कहते हैं। अब इसकी एक खास बात क्या है वो समझिए। Mg के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, 2+। Mg2+। नंबर Mg का क्या होता है, 12। अगर Mg का नंबर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा ताकि 2-8 कन्फिग्रेशन हो जाए। तो 2-8 अगर कन्फिग्रेशन हो रहा है तो ये दो साइड इसको नेगेटिव चीज चाहिए, तो R के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। R के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और एक चार्ज इसके साथ इसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसके पास क्या चार्ज बचा हुआ है, सिर्फ एक चार्ज बचा है, और सिस्टम में मेरे पास X- होगा। X- अगर हुआ तो यहां पर ये इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड। तो ये एक स्पेशल कंपाउंड इसलिए भी है क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये किस नेचर का है, कोवेलेंट नेचर का है, और इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है ये किस नेचर का है, आयनिक नेचर का है। और ये आयनिक नेचर है और इस तरफ ये क्या है, कोवेलेंट नेचर का है। और इसी कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहली बार ये काम किसी ने किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिग्नार्ड, और उसी के बाद से इसे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। होप कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में X है, ये जो पर्टिकुलर X है, ये ज्यादातर केसेस में या तो आयोडीन, नहीं तो ब्रोमीन, एंड इन फ्यू केसेस क्लोरीन देखा गया है। सबसे ज्यादा आयोडीन के साथ ही बॉन्ड बनती है। रीजन आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाने का ये है क्योंकि सबसे ज्यादा आसानी से I- आपको कहां पर मिल सकता है, आयोडीन में मिल सकता है। क्यों I- ज्यादा वहां मिलेगा, बिकॉज आयोडीन का साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो ज्यादातर केस में वो आसानी से आयनिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है। तो सबसे ज्यादा ये आयोडीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, और फिर क्लोरीन के साथ इस तरह से देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये RX जो है, ये R मतलब कार्बन, X मतलब हेलोजन। R और X के बीच में ये वाला बॉन्ड टूटेगा तब ना Mg इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये वाला बॉन्ड बड़ी आसानी से कब टूट जाएगा, जब ये X जो है ये बड़ा साइज का होगा, मिसमैच होगा, ओवरलैपिंग में मिसमैच अगर हुआ
तो ये बड़ी आसानी से टूटेगा, और ये टूटेगा तो ही बनेगा। तो ज्यादातर केस में जो आप ग्रिग्नार्ड देखेंगे उसमें या तो यहां पर आयोडीन लगा होगा, नहीं तो यहां पर ब्रोमीन लगा होगा, क्योंकि जब ये फॉर्मेशन हो रहा है तो RX में X और R के बीच का बॉन्ड वहां आसानी से टूटेगा जब ये आयोडीन या ब्रोमीन का केस होगा। होप कि ये आपको शीट में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनके लिए भी ये शीट का लिंक, जिस शीट से मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर पेज नंबर 8 से हम लोगों ने ये पढ़ाई आज की क्लास में स्टार्ट करी है। तो वहां पर देखिए लिखा हुआ है, फॉर अ गिवन अल्काइल हैलाइड द डिग्री ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड इज, आयोडीन सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन। दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वहां पे लिखा हुआ है। सिमिलरली फॉर अ हैलोजन एटम द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड इज ग्रेटर विथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। तो कह रहा है ये वहां पर ज्यादा आसानी से ये वाला बॉन्ड R के लिए टूटता है जहां पर ये R का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे मिथाइल CH3, अब ये जैसे जैसे बल्कियर होता जाएगा वैसे वैसे इस Mg के साथ इसका लगना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे आसानी से R कहां पर ग्रिग्नार्ड बना सकता है, जहां पे एल्काइल ग्रुप कैसा हो, छोटा हो। तो आपको सबसे अच्छा ग्रिग्नार्ड क्या मिल सकता है, जो बेस्ट ग्रिग्नार्ड आपको मिल सकता है वो मिलेगा CH3Mgi-, ये सबसे बेस्ट ग्रिग्नार्ड आपको मिल सकता है। यहां पर दोनों प्रॉपर्टीज क्या हो रही, बड़ी आसानी से फुलफिल हो रही हैं। X की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा आपको क्या मिले, IBr एंड Cl, तो I सबसे ज्यादा, और R की प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये बहुत, जिसमें जितना छोटा हो उतना अच्छा। तो ये RCH3 सबसे छोटा हो सकता है, इससे छोटा तो कुछ नहीं। तो CH3Mgi इज द बेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट कैन बी प्रिपेयर्ड। तो वही ऑर्डर दिया हुआ है कि CH3I, फिर C2H5I, फिर C3H7I। तो सबसे ज्यादा आसानी से क्या बन रहा है, CH3I के साथ ग्रिग्नार्ड बन सकता है। अब ये बात तो हो गई कि भाई आपने ग्रिग्नार्ड कैसे बनाए, पर हमें तो ग्रिग्नार्ड नहीं बनाना था ना, हमें बनाना था एल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपने जो हेडिंग डाला है वो ये है कि हमें बनाना है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब ये तीनों को मिलाकर ना रिएक्शन हमें कराना पड़ेगा। तो इन तीनों को मिलाकर जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो जो मेरा प्रोडक्ट बनता है दैट इज एक्चुअली वही, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम लोग बोलेंगे। तो आपको सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बन गया। अब देखिए ध्यान से, रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। क्या करते हैं, आपने ग्रिग्नार्ड ले लिया RMgX, इसकी रिएक्शन आपने करा ली वाटर के साथ, HOH, इसकी रिएक्शन आपने किससे करा ली, वाटर के साथ। अब जरा ध्यान से इसमें देखकर समझना है कि इस Mg के ऊपर नेट चार्ज कितना होने वाला था, 2+। एक तो ये माइनस इसको एडजस्ट कर रहा है, इसको, इसका मतलब एक और माइनस चाहिए। R के साथ इसने बॉन्ड बनाया कोवेलेंट, वो इसलिए क्योंकि इसको कोई दूसरा आयनिक पार्टनर नहीं मिला। अगर इसे कोई दूसरा आयनिक पार्टनर मिल गया होता तो शायद ये इसके साथ कोई आयनिक कंपाउंड बनाता और ज्यादा स्टेबल हो जाता, बिकॉज आयनिक बॉन्ड आर मोर स्टेबल देन कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए वो अब देख रहा है कि पानी कैसे डिसोसिएट होगा, तो पानी डिसोसिएट होगा H+ और O- में, ये बॉन्ड कुछ इस तरह टूटेगा। अगर ये बॉन्ड कुछ इस तरह टूटा तो अब देखिए ये जो OH- है, इस Mg के दो बॉन्ड बनेंगे, एक बन जाएगा X और दूसरा बन जाएगा OH। मेरे पास बच क्या गया वो बताइए, एक तो R, तो R- बचा, बिकॉज Mg को अगर वो काउंटर पार्ट कर रहा है तो Mg अगर प्लस है तो ऑब्वियसली ये R- रहा होगा, और यहां पर मेरे पास क्या मिला, H। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, RH, और RH मतलब क्या हो गया, यही तो एल्केन हो गया, यही तो एल्केन हुआ। अब ये इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि ये तो हो गया रिएक्शन। अब इसको जब मैं एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा तब भली आपको समझ में आ जाए। ध्यान से देखिएगा, CH3Mgi व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, ये क्या देगा, तो अब CH3 यहां और H यहां, आपको क्या मिल गया, CH4 प्लस साथ में आपको क्या मिलेगा, Mg, ऊपर I और नीचे OH, ये आपको मिल गया कंपाउंड। समझ में आया। तो क्या किया आपने, ध्यान से देखिए,
आपने RX को, अल्काइल हैलाइड को Mg के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिल गया? ग्रिग्नार्ड। और ग्रिग्नार्ड को जब आपने पानी के साथ रिएक्ट कराया तो आपको क्या मिल गया? एल्केन। तो कई बार रिएक्शन ऐसे भी दिया जाता है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। RX की रिएक्शन आप करा रहे हो, पहला Mg दे दिया, दूसरा वाटर दे दिया, और आपसे कहा बताओ अब प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ऐसे RMgX दे देगा तब तो आपको दिख जाएगा ना कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। पर अगर ऐसे दिया तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अल्काइल हैलाइड से Mg की रिएक्शन होगी तो पहले स्टेप पर क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड बनेगा। तो पहले स्टेप पर बन गया RMgX, और फिर मैं उसके साथ किसकी रिएक्शन कराऊंगा? पानी की। तो फिर मेरे पास ये RX बनेगा, RH बनेगा, और साथ में मुझे क्या मिलेगा? साथ में मुझे मिलेगा Mg, एक तरफ X और दूसरी तरफ OH। तो एग्जाम्पल में ऐसा भी दिया जा सकता है या डायरेक्टली आपको ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ऐसा भी दिया जा सकता है, या तो ऐसा दे दे, नहीं तो इस तरीके से भी आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। होप दिस इज क्लियर। तो ये आप रिएक्शन देखें, पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, सारे रिएक्शंस को आप देखें तो देख के आपको समझ में आएगा कि ऐसा कहीं भी हो सकता है। अच्छा, अगर पानी ना देके मैं यहां पर कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट दे दूं तो भी वही काम होगा क्या? प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक मतलब प्रोटोन, प्रोटोन मतलब H, प्रोटोन मतलब H प्लस। तो कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जो H प्लस दे सके, वाटर एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, बिकॉज जब ये टूटता है तो आपको H प्लस और OH माइनस मिलता है। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो H प्लस दे सके वही प्रोटिक हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, उसने RMgX की रिएक्शन किससे करवाई है? अल्कोहल के साथ। RMgX की रिएक्शन किससे करवाई है? अल्कोहल के साथ। मिटा दूं इसे, ये मिटा दूं, समझ में आ गया? देखिए मैं एक एक करके वहां पे जो भी रिएक्शन लिखा हुआ है उसको मैं एक बार समझा देता हूं। हाँ, एक मिनट दिखाता हूं। RMgX सेकेंड वाला केस में देखें, ऐसे लिखा हुआ है IMgCH3, तो ये हो गया RMgX। R कैन बी एन अल्काइल ग्रुप, Mg और X के जगह I हो सकता है। साथ में आपको दिया हुआ है एल्कोहल, या ये लिखा है, ये क्या है? C2H5OH, एल्कोहल ही हुआ। अब यहां से दो चीजें निकलेंगी, क्या बनेगा? CH4 प्लस यहां पे Mg को क्या चाहिए? एक तो एक माइनस, और ये H प्लस होकर निकलेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो यहां क्या लग जाएगा? O C2H5, अगेन एल्केन बन गया। दिखाई दे रहे हैं? फिर आप थर्ड वाला एग्जांपल भी देखें। थर्ड वाले पर आपको क्या दिया हुआ है? सेम IMgX यानी IMgCH3, साथ में दे दिया NH2H5। हमें क्या चाहिए? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एक H निकालने की क्षमता होनी चाहिए। बस ये इस प्रकार से इसको घेर लीजिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH4 अलॉन्ग विथ Mg, एक तरफ लग गया I, दूसरे तरफ लग गया NH2H5। समझ में आ रहे हैं? तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। कोई इसमें डाउट आ रहा है? इसी में अगली रिएक्शन मैं करा रहा हूं, IMgCH3, इसी की रिएक्शन मैं करवा देता हूं HOC डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई। यहां से ऐसे निकल जाएगा, ये निकलेगा, क्या बनेगा? यहां बन गया CH4 और साथ में बना Mg, ऊपर तो I लगा हुआ है, नीचे क्या लग जाएगा? OC डबल बॉन्ड O CH3। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई भी जो प्रोटिक सॉल्वेंट हो वो आसानी से इस रिएक्शन को कंप्लीट करा सकता है। और सिमिलरली आप वहां से लेकर पूरे नीचे तक इसे देख सकते हैं किस प्रकार से रिएक्शन हुई है। अगर मान लीजिए कहीं पर ये रिएक्शन है
MgI प्लस R-I, ये रिएक्शन है RMgI प्लस R-I। अब Mg को चाहिए दो नेगेटिव, एक I है और दूसरा भी I दिख रहा है, तो मैं इससे एक प्रोडक्ट तो ये बना सकता था MgI2, और यहां पे मेरे पास क्या बच जाएगा, R और R' आपस में जुड़ जाएंगे, R और R', ऐसा भी हो सकता है। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने ग्रिग्नार्ड के साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई और आपने जो नंबर ऑफ कार्बन था उसको क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो ये रिएक्शन वहां काम आएगा जहां पे मान लीजिए मुझे यहां 3 है, यहां 4 है और मुझे 7 मेंबर रिंग चाहिए। तो एक बार 7 मेंबर रिंग बनाना, बिना डायरेक्टली आप खरीद के 7 मेंबर रिंग लाएंगे वो महंगा पड़ेगा। तो आपको सस्ता क्या मिलता है, मिथाइल, इथाइल, ये सब। तो उसको आप क्या करेंगे, एक के साथ एक को मिलाकर उससे आप रिएक्शन करा के भली बड़े रिंग्स बना सकते हैं। ये क्लियर हो गया। इस प्रकार से जितने भी रिएक्शन है, और एक एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, IMgCH3 प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां से भी ये निकल जाएगा। अब ये यहां से निकला और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH4 प्लस यहां Mg, एक तरफ I और दूसरी तरफ C ट्रिपल बॉन्ड CH। मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए, सर यहां पर जो भी हम ले रहे हैं उसका एक खास नेचर है। क्या खास नेचर है उसका, हम जो भी इस साइड पर ले रहे हैं वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए ताकि वो नेगेटिव चार्ज को पोजेस कर सके। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, I माइनस हेलोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, C ट्रिपल बॉन्ड, हाउ C ट्रिपल बॉन्ड इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लॉजिक पता है क्या, C ट्रिपल बॉन्ड क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नहीं पता। अब देखिए, जब कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं तो इसकी हाइब्रिडेशन मैंने आपको क्या बताई थी, sp3। कार्बन के जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2, और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो 2 ही सिग्मा बने। सिग्मा को क्या बोलते हैं, माने फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा एंड अदर बॉन्ड्स आर पाई, तो ये सिग्मा सिग्मा बन गया, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp। इसमें कोई डाउट है क्या, ये तो नहीं होना चाहिए। अब ये मिटा रहा हूं हल्का सा, हाँ। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें S कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है ये मुझे बताइए, इसके अंदर S कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है। तो आप बोलेंगे सर S कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये 4 ऑर्बिटल से मिलकर बना है तो उसमें S का कितना कंट्रीब्यूशन है, 1। तो अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 1/4 इंटू 100, तो परसेंटेज कितना आएगा, 25%। तो इसमें S कैरेक्टर का परसेंटेज कितना हो गया, 25%। इसमें S कैरेक्टर का परसेंटेज कितना होगा, 33.33%, और इसमें S कैरेक्टर कितना होगा, 50%। S कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, पहले वो समझते हैं। S कैरेक्टर का मतलब होता है आप न्यूक्लियस के बड़े करीब हैं, और P कैरेक्टर का मतलब होता है आप न्यूक्लियस से दूर हैं। तो अगर आपका S कैरेक्टर ज्यादा है तो आप न्यूक्लियस के भारी नजदीक हैं। अगर आप न्यूक्लियस के नजदीक हैं तो न्यूक्लियस आपके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छा होल्ड करके रख सकता है, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यही तो डेफिनेशन है कि जो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को अच्छा से खींच के रख सके। अब वो खींच के कब रखेगा, जब उसमें S कैरेक्टर ज्यादा होगी, यानी जिसका S कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, sp की कि sp3 की, sp की, क्योंकि sp में S कैरेक्टर 50% है और S कैरेक्टर जिसका ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। वही रीजन है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। क्लियर है। ये जो मैं लिख रहा हूं ना साइड में, या आपकी किताब में लिखा हुआ नहीं होगा, तो इन जो चीजें नहीं लिखी हुई हैं और आपको नहीं पता है उसको जरूर उस नोट में जरूर इंक्लूड कर लेना चाहिए आपको। कोई दिक्कत। एक लास्ट रिएक्शन मैं चाहता हूं कि आप खुद से बनाएं और मुझे बताएं उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखें बना पाते हैं नहीं बना पाते।
इसका आंसर बना के दिखाएं जरा। ट्राई टू सॉल्व दिस। कोशिश करिएगा तो हो जाएगा, मतलब कोशिश करने का मतलब होता है दिमाग लगाना। मैं लास्ट वाला रिएक्शन छोड़ दे रहा हूं ताकि आप देख सकें कि हमने उस तरह का एक सवाल किया था तो उसको कैसे सॉल्व किया था। ये इसलिए लास्ट वाला छोड़ दे रहा हूं और फिर मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर दें। एक मिनट, यहां पे CH3 के साथ CH4, CH3 के साथ CH4, क्योंकि दो ये है ना। गलत। और कुछ? और कोई? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि RMGX को क्या मिलना चाहिए? एक H+ मिलना चाहिए। तो यहां पर कितने H+ मिलने की संभावना है? एक या दो? दो H+ मिल सकते हैं, बिकॉज ये भी H+ होके यहां माइनस दे दे, ये भी H+ होके यहां माइनस दे दें। तो अब इसको ना हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, Br Mg CH3 H C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहां मैं लिख रहा हूं CH3 Mg Br। कोई दिक्कत यहां पे? ऐसे लिख सकते थे। हमने RMGS का 2 मॉलिक्यूल दिया गया था। अब मैं इधर से ऐसे ये निकाल लूं और इधर से ऐसे ये निकाल लूं। अगर मैं इस तरीके से निकाल लेता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 और साथ में मुझे क्या मिलेगा? MgBr के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? एक मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल? MgBr के 2 मॉलिक्यूल, यानी ये ऐसा मिलेगा मुझे। C ट्रिपल बॉन्ड C इस तरफ लग जाएगा MgBr और इस तरफ भी लग जाएगा MgBr। क्लियर हुआ? ठीक है। अब जो लिस्ट आपने लिखा है अभी, उसको जरा एक बार ध्यान से देखिए। पहली रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ हो रही है। वाटर इज ऑल्सो एन अल्कोहल ओनली। वाटर भी एक अल्कोहल ही है, OH ग्रुप लगा हुआ है। सेकेंड वाला रिएक्शन भी OH के साथ है। थर्ड वाला अमीन, 1 डिग्री अमीन। थर्ड वाला जो है वो 1 डिग्री अमीन है क्योंकि नाइट्रोजन पर एक कार्बन लगा हुआ है। फोर्थ वाला एसिड है। फिफ्थ वाला RI। एक्चुअली फिफ्थ वाला हमें पढ़ना था, हमें इस हेडिंग के अंदर ये पढ़ना था, फिफ्थ वाला। सिक्स्थ वाला रिडक्शन हो रहा है H2 के साथ निकल के प्रेजेंस में। लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि H2 निकल अगर कहीं हो तो वो रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट अमोनिया, अमीन चैप्टर। नेक्स्ट अगेन अमोनिया। नेक्स्ट 2 डिग्री अमोनिया। नेक्स्ट अल्काइल, ये अल्काइन चैप्टर में पढ़ना चाहिए ना। C ट्रिपल बॉन्ड C है। आप अभी क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन चैप्टर पढ़ रहे हैं। यहां पे जो RMGS की रिएक्शन वो ट्रिपल बॉन्ड की है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले चैप्टर में, यानी जब हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ रहे होंगे, वहां पे भी एक बार ही आएगा ये रिएक्शन। वहां पे भी आ सकती है क्योंकि यहां ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपने RMGS की रिएक्शन कराई है। पर वहां पे कहां पढ़ेंगे? वहां पे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस में। एल्काइन व्हेन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट गिव्स एल्केन। वो जो रिएक्शन नंबर 4 है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में हो रहा है, उस रिएक्शन को कहां पढ़ेंगे? अगले साल क्लास 12th में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में रिएक्शन में पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड इट गिव्स एल्केन। समझ रहे? सब एक ही है, बस यही अगले साल फिर आप पढ़ेंगे पर टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। पर है तो कॉन्सेप्ट सबका एक ही ना। अमीन चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे, ठीक उसके बाद एक चैप्टर आता है अमीन क्लास 12th में। अमीन में 1 डिग्री अमीन आएगा, 2 डिग्री अमीन आएगा, 3 डिग्री अमीन आएगा। वहां पे अगर 3 डिग्री के साथ तो रिएक्शन नहीं होगी। 1 डिग्री अगर अमीन आया तो एक H होगा। 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन आया तो 2 H होगा। 2 डिग्री अमीन आया तो एक H होगा और 3 डिग्री में तो H नहीं होगा। तो अभी वहां पे पढ़ेंगे ना, अमीन व्हेन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड इट गिव्स एल्केन। तो अब वहां पे केमिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे और यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन में।
क्लियर? एक ही जगह पे चूंकि सारा मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको ग्रिग्नार्ड कैसे रिएक्ट करता है ये समझ में आ जाए। फिलहाल अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो जो वो 5 नंबर जो था ना आपका कि यूजिंग अल्काइल हैलाइड आप ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसे प्रोडक्ट बनता है, वो यहां आपको समझना चाहिए। 5 नंबर देख रहे हैं क्या लिखा है? 5th इज RMgI प्लस R-I गिव्स RR- प्लस MgI2। मैं रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले लिख के मैंने दिखाया था आपको, तो वो एक्चुअली यहां पर पढ़ाई होनी चाहिए। पर चूंकि ग्रिग्नार्ड पढ़ रहे थे तो वो जहां जहां ग्रिग्नार्ड यूज हो सकता है मैंने सारा एक ही साथ समझा दिया। कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना। अरे करना क्या था, आप RMGS लेते, जहां पे मुझे प्रोटिक कोई भी चीज मिल जाएगी वहां से मैं H निकाल लूंगा और जो बच जाएगा उसको, अगर Mg है तो Mg के साथ 2 नेगेटिव चाहिए, एक नेगेटिव तो उसके पास ही है, दूसरा मैं लगा दूंगा, खत्म। चलिए अब ये ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन आपकी खत्म हो गई। हाँ किसमें? नहीं ये तो खैर थोड़ा मुश्किल है आपके लिए क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल है। अभी तो आप पहले रिएक्शन ही आपके लिए मुश्किल है, फिर रिएक्शन से कि इसके कितने मोल लगेंगे उसके कितने मोल, वो तो थोड़ा आगे बढ़ जाए, मतलब हाँ थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए, तो वहां भी मैं नहीं ले जाना चाहता हूं आपको, क्योंकि भले आप यही डाइजेस्ट करें कि रिएक्शन कैसे हो रही है। अभी इस रिएक्शन में मैं अगर वो लगाने लग जाऊं कि इसमें इसके 2 मोल लिए तो इसका 1 मोल, तो इसके 10 ग्राम होंगे तो इसके कितने ग्राम लगेंगे, फिर तो आप केमिस्ट्री छोड़ देंगे पढ़ना। तो अभी नहीं, समय आएगा तो वो भी करवा दिया जाएगा। हेडिंग नेक्स्ट जो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज वुड्स रिएक्शन। तो सेकेंड मेथड है, ये फ्रॉम एल्काइल हैलाइड ही है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड का ही एक पार्ट है, पर उसके अंदर सेकेंड है। पहला हमने क्या पढ़ा? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड नेम रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं, द रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव अ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन की खास बात यह होती है कि अगर मान लीजिए मुझे जो मैंने अल्काइल हैलाइड लिया है वो 3 मेंबर्ड कार्बन है, तो मेरा आंसर आएगा वो 6 मेंबर्ड आएगा, एग्जैक्टली डबल। यानी अगर मुझे कार्बन्स की संख्या को डबल करना है तो मुझे कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? वुड्स रिएक्शन यूज करना चाहिए। अब देखिए वुड्स रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, देखिए ध्यान से, रिएक्शन लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ Rx व्हेन रिएक्ट विथ ट्वाइस ऑफ Na इट गिव्स Rr प्लस ट्वाइस ऑफ NaX। यही लिखा है रिएक्शन में, ध्यान से देखिए यही लिखा हुआ है, कोई डाउट? अब मुझे ना ये समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन, ये तो ओवरऑल रिएक्शन हो गई, इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूं। ट्वाइस ऑफ CH3CH2 Br when react with twice of Na it gives CH3CH2 CH2CH3 plus twice of NaBr। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? एग्जाम्पल मतलब समझ रहे हैं, जो लिखा था उसी के जगह पे R के जगह CH3CH2 लिख दिया, X के जगह पे Br है, Na तो Na था ही। अच्छा ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो लिखना मत भूलिएगा, ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर लिखना जरूरी है, ड्राई ईथर लिखना जरूरी है। अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा मेरे से कि सर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन क्यों करवा रहे? RMGX भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रही है। ड्राई ईथर ऐसा क्या कर देता है कि आप रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं? एवरी टाइम कैटलिस्ट की तरह ही बिहेव नहीं करता है। जो भी इस एरो के ऊपर लिखते हैं ना, वो जरूरी नहीं कि हर बार कैटलिस्ट ही हो, उसके कुछ ना कुछ काम होते हैं। अब अगर हम ड्राई ईथर ले रहे हैं तो ये सोडियम जो पर्टिकुलर चीज है वो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं, जैसे सोडियम हाइड्राइड, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? सोडियम हाइड्राइड है। अगर ये सोडियम हाइड्राइड इसलिए बन पाया क्योंकि सोडियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो सोडियम हमेशा N+ होगा, और अगर इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा तो ये H- बनेगा और आपस में NaH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सोडियम हाइड्राइड है। यानी अगर कहीं से भी मुझे H का कोई भी कंपाउंड उसके अंदर दिखाई दिया
तो मैं उससे किस में कन्वर्ट कर लूंगा, सोडियम उसको हाइड्राइड में कन्वर्ट कर लेगा। हम नहीं चाहते कि वो हाइड्राइड में कन्वर्ट हो, तो हमने वहां क्या डाल दिया, ड्राई ईथर डाल दिया, ताकि ये इस दिशा की तरफ सोच भी ना पाए कि इस तरफ हमें बढ़ना है। वो तभी होगा जब आप H माइनस का सोर्स वहां से खत्म कर दें या H प्लस का सोर्स आप वहां से खत्म कर दें, इसलिए हम वहां पे क्या यूज करते हैं, ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म मैं आपको दिखाता हूं कि रिएक्शन हुई कैसे है। देखिए, रिएक्शन जब कभी भी हो रही है तो इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। इट इज व्हाट, इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। अब टू स्टेप रिएक्शन क्यों है, देखिए ध्यान से। Rx जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम के साथ। पहले स्टेप में जब रिएक्शन हो रही है तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, R माइनस Na+, ये 2 टाइम्स है, और साथ में आपको क्या मिल रहा है, NaX मिल रहा है। ये फर्स्ट स्टेप है। क्या है, Rx जो आपका रिएक्टेंट था उसने ट्वाइस ऑफ Na के साथ क्या किया, रिएक्ट किया। ट्वाइस ऑफ Na के साथ जब वो रिएक्ट कर रहा है तो R और X के बीच में बॉन्ड इस प्रकार से टूटी है कि ये जो Na है ये Na+ होगा तो ये X माइनस, तो इसने NaX करके एक कंपाउंड बनाया, और दूसरा जो Na था उसने उसको क्या बना दिया, R माइनस में कन्वर्ट कर लिया। बिकॉज सोडियम तो हमेशा प्लस ही रह सकता है, वो तो कभी भी माइनस नहीं हो सकता। अब ये R माइनस हाईली अनस्टेबल, R माइनस हाईली अनस्टेबल क्यों है, मैंने जीओसी में आपको पढ़ाया होगा, R का मतलब होता है कार्बन। मैंने बोला होगा कार्बन प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे भी ज्यादा स्टेबल न्यूट्रल, और सबसे लीस्ट स्टेबल होता है कार्बन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो अभी कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। यहां पे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। कार्बन नेगेटिव रख नहीं सकता, चूंकि कार्बन नेगेटिव नहीं रख सकता है तो ये Rx, सॉरी, आपके पास सिस्टम में भी क्या प्रेजेंट है, R माइनस Na+, और साथ में इसका तो हमने एक ही मॉलिक्यूल यूज किया है, अभी दूसरा मॉलिक्यूल भी तो इधर ही प्रेजेंट है। अब ये R माइनस क्या करेगा, इसको धक्का लगाएगा। ये R माइनस ने किसको धक्का लगाया, इसको, बिकॉज ये अनस्टेबल था। अनस्टेबल होने के लिए स्टेबलाइज होना चाहता है, स्टेबलाइज होगा तो इसने इसको धक्का लगाया, मतलब इसके जाके अटैक करा। तो R माइनस और R ये इसको धक्का देगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। R माइनस R+ मिलके RR बना लेगा, और साथ में मुझे फिर क्या मिल जाएगा, X माइनस और Na+, क्या मिल गया, NaX। ओवरऑल जब आप ये रिएक्शन को लिखेंगे, ये देखिए ये इंटरमीडिएट था, इस तरफ और इस तरफ ये खत्म, आपके पास क्या बच गया, इस तरफ बचा ट्वाइस ऑफ Rx प्लस ट्वाइस ऑफ Na गिव्स Rr प्लस ट्वाइस ऑफ NaX। यही तो रिएक्शन थी ऊपर वाली, समझ में आया। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में Rx क्या करता है, Na के साथ रिएक्ट करता है, R माइनस Na+ प्लस NaX बनाता है। R माइनस अनस्टेबल होता है, इसलिए इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें R माइनस जाके उस R को क्या करता है, अटैक करता है। जब R माइनस R को अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज पढ़ाए थे कि बॉन्ड 2 ही प्रकार से टूट सकते हैं, या तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, नहीं तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ, R और R मिलके क्या बना लिए, एक प्लस और एक माइनस मिलके बॉन्ड बन जाता है, तो ये RR बन गया। और यहां पे सिस्टम में मेरे पास क्या प्रेजेंट था, X माइनस और Na+ NaX हो गया। अब ये दोनों 2 स्टेप में रिएक्शन हुई, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो आप देख लीजिए, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, काट देते हैं। यहां पे भी R माइनस Na+ था, ये इंटरमीडिएट है, खत्म हो गया। क्या बचा आपके पास, Rx यहां और Rx यहां, तो 2 Rx मिलके 2 Rx, 2 Na गिव्स RR प्लस 2 NaX। यही तो ओवरऑल रिएक्शन लिखी गई है, ट्वाइस ऑफ Rx प्लस 2 Na इन प्रेजेंस ऑफ डाईईथर गिव्स RR प्लस ट्वाइस ऑफ NaX। दिस इज ऑल अबाउट वुड्स रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक कैसे इसको आजमाएंगे, कैसे ये समझ में आया। ये लिखा हुआ है आपके कॉपी में, ये वाला ये 3 स्टेप लिखा हुआ है उस नोट्स में। इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है। अभी जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखिए कि जब कभी भी ये रिएक्शन आप वुड्स की लिखेंगे तो डायरेक्टली अब इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस तो आप नहीं करने जाएंगे ना, आप तो सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नंबर 1 लिखा है
CH3Br when react with twice of Na in presence of ड्राई ईथर, आपको प्रोडक्ट बनाना है। आप क्या करिए, इसके भी दो मॉलिक्यूल हैं, बीच में Na डालिए, इधर लिखिए Br, इधर डालिए CH3, इधर लिखिए Br, इधर डालिए CH3। कोई दिक्कत? Na दो थे, दो Br कंज्यूम कर लेगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ NaBr, और ये CH3 इसके साथ आके जुड़ गया तो कंपाउंड क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए ये अगर आपको ये ऐसे दिया रहेगा ना, ये नहीं मतलब प्रोडक्ट नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। अब ये अगर दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, सोडियम बीच में लिख दिया, ये दो मॉलिक्यूल है BrCH3 और BrCH3, ऐसे लिख दीजिए ताकि ये आप देख सकें कि Na दोनों Br के साथ 2NaBr बना लेगा और CH3 आपस में बॉन्ड बना के कंपाउंड बना लेगा। तो आपने क्या किया, इसी को डबल कर दिया ना, CH3 इज गेटिंग डबल्ड, तो ये बन गया डबलिंग ऑफ। तो उन्होंने बोला है ना वुड्स रिएक्शन कब यूज करते हैं, जब आपको नंबर क्या करना हो, नंबर ऑफ कार्बन को डबल करना हो। तो ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन कहलाती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। आप ही बनाइए। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। पहला आसान सवाल दूं कि टफ सवाल दूं? आसान दे। ट्वाइस ऑफ CH2Br प्लस ट्वाइस ऑफ Na, एक काम करता हूं, CH3 गिव्स ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या देगा, एक ये बनाइए और एक और देता हूं, CH2Br प्लस CH3Br प्लस ट्वाइस ऑफ Na विल गिव यू व्हाट। ये बताइए, ये दो रिएक्शन बताइए। ये मिटा रहा हूं, बीच वाला जो मैंने बताया था वो मिटा दे रहा हूं। अब आपको इन दोनों का आंसर बताना है कि क्या आंसर आएगा। किसका? इसका नहीं C6H, पहले का C6H14, जिसमें 3 डाले थे। हाँ, 3 वाला कहाँ है? ये तो 2 हैं, यहाँ 1 है। ये 2 times CH3 plus Na 2NaBr। मतलब व्हाट इज, क्या कहना क्या चाह रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। टोटल मतलब C6H14। CH3 नहीं, वैसे आंसर थोड़े देते हैं। CH3 ये बनाया है क्या, अगर ये बनाया है तो करेक्ट आंसर है। 2 लगा दिए आगे में बस, कहाँ पे? मतलब वो सेकंड वाला लिखने की जगह सिर्फ 2 लगा दिया, वो जो हाफ टर्म के बाद लिखा है ऐसे यहाँ 2 कर दिया, हाँ। ऐसे थोड़े होता है। 10th भी नहीं पढ़े थे क्या? अरे ऐसे थोड़ा लिखते हैं, तो बॉन्ड सीधा बनेगा, डबल हो रहा है मतलब बीच में बॉन्ड बन जाएगा, वो जुड़ जाएगा आके उसके अंदर। इसके इसी के साथ बॉन्ड बनाने हैं ना, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल थे, आपस में रिएक्ट किए, निकल लिया। मतलब वही टोटल C6 और H14 ही है ना, वही वो अरे वो तो ऑलवेज ही आएगा क्योंकि इसको डबल करना है तो, एल्केन बनेगा। पर हमें तो स्ट्रक्चर से मतलब है। Br के आगे जो लिखा है ना वो बस हम 2Na के बाद लिख के उसके बाद जब आप बताए थे ना वैसे। हाँ तो वैसे किए होंगे तो ये इसके साथ जुड़ गया होगा फिर से। हाँ तो यही आएगा आंसर, ऑब्वियसली यही आएगा। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। इसका आंसर दे दिया तो समझेंगे सच में आप लोग ये कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। हाँ ये इसका आंसर दे दिया तो वुड्स रिएक्शन आपका क्लियर है। मैं आगे बढ़ सकता हूं फिटिंग रिएक्शन की ओर। CH3 CH2 CH3 plus Na2Br। इसका आंसर ये किस किस ने लिखा है बताइए। CH3 CH2 CH3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaBr, ये किस किस ने लिखा है? हाँ ये सबने लिखा है। आपने क्या लिखा फिर? नहीं लिखे। ठीक है, देखिए वैसे मैंने टेक्निक बताया हुआ है कैसे करना है। बीच में सोडियम रखना है, दोनों साइड उस
ग्रुप को डालिए, Br हटाइए, जो बच गया उसको जोड़ दीजिए, यही तो करना है। तो कार्बन वाला जो पूरा वो एक तरफ हो जाता है, हाँ, सारा एक और सारा एक तरफ हो जाएगा। मतलब ये तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये मतलब ऐसा कर रहा हूँ, वो तो पूरा करके दिखाया ना आपको एक तो ये बस बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक में कैसे आप आंसर फट से निकाल लेंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से सबका यही आना भी चाहिए, आया भी होगा, सबका यही आया है, तो ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये सवाल अगर आप बना लेंगे तो मैं समझूंगा कि आप बुच रिएक्शन समझ गए, पर मेरे को पता था कि ये रिएक्शन आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही बारीक चीज जो थी वो आप भूल गए। वहां लिखा था कि वुच रिएक्शन यू यूज ओनली फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ कार्बन। अब यहां 2 है, यहां एक 3 है, तो ये अगर 2 होता तो 2 का 4 आंसर आना चाहिए था, और अगर ये 1 है तो 1 का 2 आना चाहिए था, आंसर 3 आया हुआ है। ये 2 है तो इसका डबल 4 होगा, पर हमारा आंसर में 3 ही कार्बन है। ये 1 है तो इसका डबल 2 होना चाहिए था मेरा आंसर। तो यानी आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो गलत है, क्योंकि वुच ने तो ऐसा बोला ही नहीं करने को, आप खुद से कर लिए ये तो। ठीक है, नहीं, नो रिएक्शन क्यों होगा, अरे नो रिएक्शन क्यों होगा इसका। इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक CH3 CH2 CH2 CH3, एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और साथ में प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये प्रोडक्ट बनेगा, और साथ में NaBr बनेगा। अब आपके मन में डाउट आना चाहिए, आपके मन में डाउट आना चाहिए कि सर यहां तो 2 मॉलिक्यूल नहीं दिया हुआ है, यहां भी 2 मॉलिक्यूल नहीं दिया है, लेकिन ये आपस में तो रिएक्ट नहीं कर सकते थे, तो एक पॉसिबिलिटी यही बनती थी कि हम इसको डबल कर देते और इसको भी डबल कर देते और आपका फाइनल आंसर आ जाता। और तीसरा जो प्रोडक्ट आपने बताया था वो भी बनेगा, लेकिन उसकी परसेंटेज सबसे कम होगी। तो इसकी परसेंटेज अगर मैं कहूं कि ये बना होगा 45%, ये बना होगा 45%, जो तीसरा कंपाउंड आपने क्या बनाया था 3 कार्बन वाला CH3 CH2 CH3, ये बना होगा मात्र 10%। क्यों? क्योंकि वुच ने 2 NaBr होना चाहिए। कहां पे, अरे वो तो बहुत सारे निकलेंगे, तो यहां से भी 2 निकलेंगे, यहां से भी 2 निकलेंगे, यहां से भी 2 निकलेंगे, वो तो 6-7 बनेगा परसेंटेज के हिसाब से। पर मैं कह रहा हूं कि जब अगर मिक्सचर आता है तो प्रोडक्ट भी क्या मिलता है, मिक्सचर। अगर मेरा प्रोडक्ट मिक्सचर मिल रहा है, वो एक अच्छा रिएक्शन है, खराब रिएक्शन है, अच्छा रिएक्शन। खराब रिएक्शन है। मैं हमेशा सिंगल प्रोडक्ट चाहिए होता है हमें, मेरे को 10 प्रोडक्ट अगर मिल रहा है तो फिर मैं उसको अलग अलग कैसे करूंगा, फिर मेरे को उसके ऊपर भी पैसा खर्चा करना होगा। मतलब मान लीजिए मैं गया शर्ट पैंट खरीदने, बट आप बोले शर्ट पैंट खरीदने गया तो मेरे को आज सिर्फ जेब मिली, कल फिर ये वाला साइड मिला, परसों फिर पीछे का कुछ मिल गया, फिर अब आप लेके घर आ गए तीनों और कह रहे हैं अब हम जोड़ के शर्ट बनाएंगे। ऐसे नहीं होगा ना, आप तो सीधा जाएंगे शर्ट खरीदने, आप शर्ट खरीद के लेकर आएंगे। तो बेस्ट रिएक्शन वो होती है जिसकी यील्ड अच्छी होती है। बट आप हाँ, थे ना कल की 2-3 प्रोडक्ट मिल जाए, 2-3 एक के 3 प्रोडक्ट मिल रहे थे वहां पे, ये तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हो गया। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हुआ तो फिर मैं झमेला फंस गया। मतलब मैं खरीदने गया था, अब देखिए इसको ना मतलब डे टू डे लाइफ में समझते हैं। मैं गया बाजार सब्जी खरीदने, मैंने भिंडी भी खरीदी, मैंने बीन्स भी खरीदा और मैंने मिर्चा भी खरीद लिया है, और तीनों को अलग अलग प्लास्टिक में डाल के मैंने झोले में डाल दिया है। तो अब घर आके फिर एक हेडेक है कि मटर अलग करना है, भिंडी अलग करनी है, बीन्स अलग करना है और मिर्चा अलग करना है। तो तुम ऐसी रिएक्शन लगाओगे जहां पे सिंगल प्रोडक्ट मिले, सिंगल प्रोडक्ट ज्यादा मिल जाए तो बेस्ट, पर सिंगल प्रोडक्ट इज ऑलवेज बेटर नो। आप गए भिंडी खरीदने, आपने एक झोले में भिंडी डाला, एक में आपने मिर्चा डाला, एक में बीन्स डाला, तो फिर सेग्रीगेशन बहुत आसान है। मेरे को चले सिर्फ आज भिंडी की सब्जी बनानी है, तो आप क्या करेंगे, सीधे भिंडी वाला झोला उठाएंगे, आप काटेंगे, बना लेंगे। अभी मेरे को भिंडी की सब्जी बनानी है तो लगे पड़े हैं, सब अलग अलग हो रहा है, मिर्चा इधर अलग कर रहे हैं, बीन्स इधर कर रहे हैं, भिंडी इधर, कहानी गड़बड़ है। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जहां कहीं भी मिले दैट इज नेवर अ गुड रिएक्शन। एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है ज्यादा मात्रा में, दैट इज अ वेरी गुड रिएक्शन। तो ये रिएक्शन तो अच्छी, इसलिए अब इसके 45 इसके 45 अब करते रहो। मान लीजिए आपको चाहिए था इथेन, तो इसके 45% मिले, तो एक तो यील्ड भी कम है, ओनली 45% है। मान लीजिए अगर आप 2 मोल 100 मोल बनाए होंगे तो इसके 45 मोल ही मिलेंगे, तो एक तो इसका यील्ड भी कम है, प्लस इसके साथ साथ और भी कचरा मिला हुआ है। तो आपके अगर काम का सिर्फ यही है तो आपको ये दोनों कचड़े को यहां से क्या करना पड़ेगा, बाहर भगाना होगा। जब भी बाहर भगाने फिर खर्चा आएगा,
सेग्रीगेशन इज खर्चा। तो आपको ऐसा सिस्टम देखना है जहां पे आपको प्रोडक्ट, तो वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन ही बना सकता है, अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इस रिएक्शन की ड्रॉबैक ये है कि आप सिर्फ इसी को डबल कर पा रहे हैं, तो सिमेट्रिकल है ना, बीच से ऐसा काट दीजिए सिमेट्री हो जाएगी, सिर्फ यही मिल रहा है सिमेट्री, यहां छोड़ दीजिए, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। वुड्स रिएक्शन वहां एप्लीकेबल है जहां पे मुझे सिमेट्रिकल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, डबल हो जा रहा है, ऑड नंबर वाले नहीं मिल रहे हैं, अगर मिल भी रहे हैं तो मिक्सचर में मिल रहे हैं जो मेरे किसी काम का नहीं है। तो वुड्स रिएक्शन वहीं आपको एप्लीकेबल है जहां पे आपको नंबर डबल करना है, और नंबर डबल तभी होगा जब इधर 2 हैं तो 4 हो जाएंगे, 3 है तो 6 हो जाएंगे, और आंसर हमेशा आपको इवन नंबर्ड कार्बन में मिलेगा। तो ये वुड्स की कुछ खास बात है जो आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो वुड्स की एक ड्रॉबैक भी है कि अगर मेरे को 7 नंबर्ड कार्बन का एक चेन चाहिए होगा तो मैं वुड्स रिएक्शन वहां पे यूज नहीं कर सकता। अच्छा, तो इससे कल आप बोले थे ना कि एक रिएक्शन कर रहे हैं और इससे 3 डिफरेंट चीज मिल रहा है, तो वो एक डिफरेंट चीज है और यहाँ पे मिक्सचर हो जा रहा है। अरे 3 डिफरेंट चीज नहीं, एक ही के 3 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। अरे भिंडी है, 3 किलो भिंडी ले आए, और भिंडी लाए 1 किलो बीन्स लाए, 1 किलो मिर्चा लाए, दोनों अलग अलग चीजें हैं, यील्ड ज्यादा है। सेम एक ही रिएक्शन में एक जगह 3 मोल मिल रहा था मुझे, यहां पे 3 मोल मिला है पर 3 अलग अलग चीजें मिली हैं, तो ये बेकार में लेके क्या करूंगा? एक ही साथ 3 मोल कोई चीज मिल जाए तो वो हमेशा बेटर है। गॉट इट? अब सेकेंड हेडिंग डालें फिटिंग रिएक्शन। सेकेंड हेडिंग डालें फिटिंग रिएक्शन। वैसे तो फिटिंग रिएक्शन और भी आसान होती है, सिर्फ वुड्स और फिटिंग में अंतर इतना ही है, वुड्स और फिटिंग में अंतर इतना ही है कि फिटिंग रिएक्शन जो है वो जो रिएक्शन है वो अराइल हैलाइड के साथ प्रोसीड करती है। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल तब होता है जब RCl लगा हो, तो ये अल्काइल हैलाइड है। बेंजीन के साथ जब Cl लगा होता है तो ये हो जाता है अराइल हैलाइड। तो जब ना आपको अराइल हैलाइड को डबल करना हो, क्या करना हो? अराइल हैलाइड को डबल करना हो, तो आप क्या करते हैं? सोडियम के साथ आप ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा? +2 NaCl, और साथ में क्या मिल जाएगा? ये जो ग्रुप है ये डबल हो जाएगा, जैसे वहां पे चेन डबल हो रहा था, यहां पे रिंग डबल हो जाएगी। और क्या फर्क पड़ रहा है? तो फिटिंग में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ रिंग डबल हो जाती है। देखें स्टार्टिंग ही लिखा हुआ है हेलो एरीन्स, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? हेलो एरीन्स के लिए। अरीन मतलब रिंग, हेलो मींस उस पर लगा है Cl। एक होता है हेलो एल्केन, एक होता है हेलो एरीन। तो वुड्स इज एप्लीकेबल टू हेलो एल्केन्स, फिटिंग इज एप्लीकेबल टू हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स रिएक्ट विथ मेटालिक सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। हाइड्रस मतलब H देने वाला, एनहाइड्रस मतलब H नहीं देने वाला, टू फॉर्म डाइफिनाइल विच इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिसिटी क्या है मैंने बताया था, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो हक्कल रूल फॉलो करे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जीओसी में मैंने आपको बताया था। और एरोमेटिक कंपाउंड ऑलवेज स्टेबल होते हैं, तो ये डाइफिनाइल बनाने का काम कर रहा है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिटिंग रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिटिंग रिएक्शन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसके पहले वाले रिएक्शन में आपने ऐसा लिखा होगा, मैं इसको Cl से ना X कर देता हूं ताकि जनरलाइज कर सकें। Cl से इसको क्या कर देते हैं? X कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, वुड्स में आपने क्या देखा था? वुड्स में आपने देखा था सब कुछ ऐसा ही था। दिस इज व्हाट वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा था? Rr प्लस ट्वाइस ऑफ NaX। थर्ड रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब वुड्स फिटिंग में क्या होगा? वुड्स का RX ले लिया, फिटिंग का PHX ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, ये क्या रिएक्शन हो जाएगी? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। आप क्या लेंगे? एक ये कंपाउंड ले लेंगे, साथ में एक ये कंपाउंड ले लेंगे, और तब जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें भी आप यही डाल रहे हैं, सोडियम और ड्राई ईथर। इंटेलिजेंट जो होगा वो इसका प्रोडक्ट खुद ही बता देगा। क्या आंसर आएगा?
कुछ 2 टाइम्स नहीं होगा इस बार इस बेंजीन पर क्या लग जाएगा R, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ NaX। समझ में आया? अभी तीनों को एक साथ देखिए तो क्लियर हो जाएगा। जब दोनों हेलोएरीन्स लिए थे तो फिटिंग रिएक्शन थी, जब दोनों हेलोएल्केन्स लिए तो वुड्स रिएक्शन है। और वुड्स फिटिंग मतलब एक आपने हेलोएरीन लिया और एक आपने हेलोएल्केन ले लिया, दोनों को मिला के किया तो यस ये इसमें ये जुड़ जाना है और दोनों X सोडियम के साथ 2NaX बना लेगा। समझ में आ गई? तो ये तीनों रिएक्शन एक साथ समझ में आया। पर याद रखिएगा हमेशा जब कभी भी होगा ये डबलिंग ही होगा, इसमें इसका जुटना ये सारी चीजें होंगी। तो वुड्स फिटिंग में देखें, द मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड गिव्स एन अल्काइल अरीन व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्लियर? और इसका लिमिटेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। वुड्स रिएक्शन का लिमिटेशन क्या है? आप ऑड नंबर वाले कार्बन के वो नहीं बना सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, इफ द सेम RX इज यूज्ड द एल्केन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम और अनसिमेट्रिकल एल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। आप अनसिमेट्रिकल एल्केन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड a mixture of alkanes and alkenes are obtained। तो एल्कीन भी मिलता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की है, पर एल्कीन्स भी मिलता है। Got it? यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट देखिए, उलेमान्स रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन एक जगह इसलिए लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि फिटिंग किसको बोलते हैं, वुड्स किसको बोलते हैं और वुड्स फिटिंग किसको बोलते हैं। ये एक साथ होने से सिर्फ देख करना क्या है, इसको डबल करना है। ये 2 थे तो इसी को डबल कर दिया, ये 2 थे तो इसको डबल कर दिया, ये सिंगल सिंगल थे तो R इसमें जोड़ दिया, बाकी उसमें क्या लग गया, X लग गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए, उलेमान्स रिएक्शन। अब उलेमान्स रिएक्शन जो है वो बेसिकली देखा जाए तो फिटिंग रिएक्शन का ही भाई है। उलेमान्स रिएक्शन जो है वो फिटिंग रिएक्शन का ही भाई है, बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि यहां पे हमने सोडियम के साथ ड्राई ईथर यूज किया है, वहां पे कॉपर पाउडर और हीट यूज करते हैं। तो मतलब ये फिटिंग ने बोला कि जब कभी भी आप हेलोएरीन्स को अगर डाइफिनाइल बनाना है तो आप उसको सोडियम ड्राई ईथर में डाल दीजिए तो आंसर आ जाएगा। उलेमान ने बोला अच्छा मैं अगर कॉपर पाउडर में डाल के हीट कर दूं तो भी तो मेरा वही आंसर आ रहा है। तो बोला अरे दिखाइए, करके दिखाया, वही आंसर आया। तो उलेमान को अलग नेम रिएक्शन दे दिया गया कि हाँ नहीं, उलेमान ने भी एक अलग नेम रिएक्शन। मतलब क्या होता है ये? देखिए एक्चुअली आपको कहानी नहीं सुनाया होगा शायद। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हमें मिलता कहां से है? प्लांट्स एंड एनिमल से। तो लोगों का ऐसा मानना था कि प्लांट एंड एनिमल से मिलने वाली चीजें तो सब नेचुरल है, तो इसको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो यूरिया पहली बार उन्होंने बना दिया। अब जो यूरिया बनाया तो फिर लोगों ने सोचा, लोग मतलब साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सोचा कि अगर यूरिया लेबोरेटरी में बन सकती है तो फिर यूरिया ही क्यों, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। फिर अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बनाने में लग गए, और जो जिस भी प्रकार से जिस कंडीशन में जो चीज डालकर प्रोडक्ट बनाता गया उसको एक एक नाम दिया जाता गया, और वही नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। तो अब जैसे फिटिंग ने किया तो फिटिंग की रिएक्शन हो गई। उलेमान ने बोला है तू मैं जो देख इसके जगह पे तुम कॉपर पाउडर हीट डाल दो और यहां आयोडीन ले लो। तो उलेमान ने क्या बोला, मैं यहीं पे समझा देता हूं उलेमान्स की रिएक्शन। सुनिए ना, एक यहाँ पूछना था, अगर वहाँ X और X डैश रहता तो क्या होता? हाँ तो ये 2 NaBr NaCl बनता। अरे 2NaX ना बन के NaBr NaCl बन जाता, पर इन दोनों में तो संभव नहीं है, तीसरे वाले में ही संभव होगा। हाँ वो 2 मिल जाएंगे, एक NaBr मिल जाएगा, एक NaCl मिल जाएगा। अब ये फिटिंग नहीं है, अब ये उलेमान हो गया। उलेमान में सिर्फ कंडीशन है कि X के जगह पर आपको क्या लेना है, I ही लेना है, और यहां पर आप क्या लेंगे, हियर यू विल टेक फर्स्ट कॉपर पाउडर्ड फॉर्म में। अब ये कॉपर पाउडर्ड फॉर्म में क्यों लेते हैं, बिकॉज मैंने आपसे ये कभी कहा होगा या नहीं भी कहा होगा क्योंकि अभी तो आप सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, पर ये एक कॉमन सेंस भी है, कॉमन सी बात है। मेरे को चीनी घोलना है और मेरे को चीनी का पाउडर घोलना है, कौन जल्दी घुलेगा? ऑब्वियसली पाउडर घुलेगा। मैं अगर इसके पीछे आपको रीजन पूछूं, भाई पाउडर जल्दी घुल गया और चीनी को घोलने के लिए आपको स्टेयर करना पड़ा, क्या प्रोबेबल रीजन होगा?
सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी तो काफी आसानी से वो घुल जाएगा, या फिर थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में भी देखा जाए तो हीट ऑफ रिएक्शन वहां पे वो अलग बातें हैं, वो सब छोड़ दीजिए। पर एक कॉमन सेंस है, ये तो हम लोग देखते हैं कि चीनी को मिलाने में थोड़ा टाइम लगता है पर नमक जल्दी मिल जाती है। नमक का साइज छोटा होता है, उसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी, चीनी का साइज बड़ा होगा, उसकी सरफेस एरिया कम होगी। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो वो रिएक्शन जल्दी प्रोसीड कर जाती है। तो हो सकता है फिटिंग के रिएक्शन में शायद 3 मिनट लग रहा हो, तो इन्होंने कहा होगा कि देखो कॉपर पाउडर डाल के जब मैं कर रहा हूं तो हार्डली 30 सेकंड में मेरा प्रोडक्ट बन जा रहा है। वो भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप एक दिन में कितना केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हो, ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपका अच्छा आपका 5 मिनट में है, मैं तो 1 ही मिनट में हो गया, तो 1 मिनट में हो गया तो अब अगर प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा वो प्रोड्यूस कर सकता है ना, अगर वो वाला प्रोसीजर से बनाया जाए। और अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। भाई हम क्यों बनाएंगे, ऐसे थोड़ा मैंने फ्री बैठे बनाते चल रहे हैं केमिकल्स, उन्होंने तो चलो नाम देने के लिए बना लिया, पर ये जो भी बन रहा है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। तो इंडस्ट्री में जब कोई चीज यूज होती है, ये पूरा का पूरा जो आप लोग मेडिसिन वगैरह जो सारा बनता है, दिस ऑल मेड ऑफ दीज ओनली। तो अभी तो बेसिक आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। आप अगर गलती से डी फार्मा बी फार्मा फार्मास्यूटिकल अगर गलती से पढ़ने चले गए तो वहां तो सिर्फ आपको ऑर्गेनिक ही पूरे 3 साल पढ़ाई जाती है, और वहां ऑर्गेनिक से ही आप किसी भी दवाई की कॉम्पोजिशन निकालते हैं। तो आपने ये देखा भी होगा, डॉक्टर्स दे ऑलवेज राइट कॉम्पोजिशन, वो ब्रांड का नाम नहीं लिखता, वो कॉम्पोजिशन बताता है। आप कॉम्पोजिशन फार्मासिस्ट को दिखाते हैं, फार्मासिस्ट कॉम्पोजिशन देख के उस ब्रांड की कोई भी दवाई दे सकता है। इसका एक बेस्ट उदाहरण ये है, मैं शिक्षक आदमी हूं, यहां से लेके आपके शालीग्राम तक लगभग 5-6 दवाई की दुकान है। अब मेरे को अगर कोई तबीयत खराब होता है या मेरे घर में किसी की तबीयत खराब होती है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है दवाई के। यहां से जितनी भी दुकानें हैं 5, हर का बच्चा कभी ना कभी मेरे से पढ़ा हुआ है। तो अब उसका मेरे को क्या फायदा हुआ मैं आपको बताता हूं, इनडायरेक्ट फायदा। मैंने कहा मेरे को सर्दी है, तो अगर मैं आपकी पहचान करनी हो और आप जानते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो आप वो वाली दवाई देंगे जिसमें आपको सबसे ज्यादा कमीशन मिलने वाला है, पर कॉम्पोजिशन विल रिमेन सेम। मैं उस दुकान से लूंगा जिस दुकान का विद्यार्थी, मतलब उनका बेटा मेरा स्टूडेंट है, तो बोलेगा अरे सर कहाँ 100 रुपये वाला दवाई ले रहे, लीजिए ना ये 3 रुपये में भी यही कॉम्पोजिशन है, आपका पैसा बचा नहीं बचा। तो कॉम्पोजिशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिसिन। तो मेडिसिन अब डॉक्टर रेड्डी बनाएगी, महंगा बनाएगी, सिप्ला बनाएगी, ग्लेनमार्क यूएस कंपनी। अब यूएस से अगर कोई मेडिसिन आ रहा है ऑब्वियसली महंगा होगा, और यहां अगर कोई बना रहा है जैसे सिप्ला या ऐसे कोई कंपनी जो इंडियन ब्रांड है वो बना रही है, सस्ते में मिलेगी आपको वो दवाई। पर अगर आप जा रहे हैं दुकान में और आपको ये साइंस पता नहीं है, तो आप तो वो कह रहा कि हाँ 2 ब्रांड है, आप अब वो कभी आपसे नहीं कहेगा ना कि आप सिप्ला की ले लो, या आप कोई ऐसे बिल्कुल छोटे मोटे कोई दुकान की ले लो, जैसे एल्केमिस्ट करके ऐसे कोई छोटा सा कोई ब्रांड है जो अपने यहीं लोकल हिमाचल में है या बॉम्बे में है, उसकी दवाई वो आपको कभी नहीं देगा, जबकि कंपोजिशन 100% सेम है, क्योंकि उसमें उसको मार्जिन नहीं बचेगा। पर अगर मान लीजिए 100 की दवाई है, कोई 3.5 में बेच रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं क्या मार्जिन होगा उस दवाई के ऊपर। तो वो हमेशा आपको वही दवाई चिपकाना चाहेगा जो महंगा होगा, और ये काम तो होता है डी फार्मा वालों का। डी फार्मा और बैठ के करते हैं वो लोग, डी फार्मा बी फार्मा जो पढ़ते हैं ये तो करते हैं। और फिर एक ब्रांच आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी फिर क्या करेगा, और ऐसे ऐसे टाइप की चीजें ढूंढ के निकालेगा कि इसमें और क्या संशोधन कर दिया जाए कि दाम जो है वो और कम हो जाए। तो कंपोजिट रिजल्ट प्रोडक्ट सेम मिल रहा है पर दाम कंपनी को कम मिले, इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी वाले को हायर करा जाता होगा। तो आप तो अपने दाम को नहीं बदलेंगे, एमआरपी वही रह जाएगा, पर आप अगर अपना प्रोसेस को सस्ता कर लिए तो ग्रॉस मार्जिन बढ़ जाएगा। अब तो शार्क टैंक देख रहे होंगे आप लोग ये सब, तो ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रोडक्ट, ये सब थोड़ा समझ में आ रहा होगा, और नेट प्रॉफिट क्या होता है। खैर, तो मैं आपको मार्केटिंग नहीं सिखा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि कॉपर पाउडर के साथ आपने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, प्रोडक्ट वही रह गया। ये हो जाएगा CuX2 डन। तो ये जो रिएक्शन हो गई इसको ही हम क्या बोलते हैं, उलेमान्स रिएक्शन बोलते हैं। अब इसको दिखा देता हूं कैसे हो रहा है। ये X2 लिख दिया, अगर I है तो ये क्या हो जाएगा, CuI2 हो जाएगा, सिर्फ I ही आएगा। देखिए रिएक्शन में क्या लिखा है, व्हेन आयोडोअरीन इज हीटेड विथ कॉपर पाउडर इन अ सील्ड ट्यूब, डाइअराइल इज फॉर्म्ड। सीधे डाइअराइल बन गया। फिटिंग ने भी तो यही बताया था, बस फिटिंग और इसमें अंतर क्या है, फिटिंग में सोडियम को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया था, इसने कॉपर पाउडर और क्या साथ में डाल दिया, हीट डाल दिया, प्रोडक्ट इज सेम। तो बस ये ध्यान रखना है कि उलेमान लगेगा तो कॉपर पाउडर हीट होगा, और फिटिंग लगेगा तो सोडियम ड्राई ईथर आएगा।
प्रोडक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें अल्काइल हैलाइड नहीं यूज होता। नहीं, उलेमान ने बस यही किया है तो यही होगा, क्योंकि कॉपर पाउडर के साथ ईट डाल के उसने और तो बहुत सारा करके देखा होगा। अगर होने वाला होता तो फिर हम सारा ही पढ़ रहे होते, पर उसने कॉपर पाउडर के साथ सिर्फ इसी में देखा होगा कि वो डाइफिनाइल बन रहा है, तो उसने कहते हैं यही डाइफिनाइल बनेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो रिएक्शन प्रोसीड होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसके अंदर फॉलो होता है। तो इसके अंदर जो रिएक्शन जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो कौन सा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड अगला रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब देखिए, रिडक्शन का जो परिभाषा आप पढ़े हुए हैं, मैं उसको एक बार फिर से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि आप थोड़ा सा आपको ध्यान आ जाए कि रिडक्शन क्या होता है। देखिए, आपने पढ़ा था, रिडक्शन की परिभाषा जो आपने पढ़ रखी है उसे मैं एक बार दोहराता हूं। आपने कुछ ये 4 परिभाषाएं पढ़ी होंगी। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़े थे आपने। रिडक्शन का एक और मतलब पढ़ा होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आपने रिडक्शन का तीसरा परिभाषा पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सिमिलरली आपने एक और चौथी परिभाषा पढ़ी होगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ये सारा कुछ आपने पढ़ा होगा। अभी हाल फिलहाल ही हमने रिडक्शन पढ़ा था, उसमें मैंने ये चारों परिभाषाएं आपको पढ़ाई होंगी। अब चूंकि वो कह रहा है रिडक्शन किसका कराना है हमें, अल्काइल हैलाइड का हमें रिडक्शन कराना है, तो अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आरएक्स की रिएक्शन आप H2 के साथ करवा रहे हैं। आरएक्स की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, H2 के साथ करा रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये आरएक्स जो है और ये H2 है, इस H2 को, अच्छा पहले मैं ना प्रोडक्ट बना देता हूं फिर आपको समझाता हूं। अब ये बन जाएगा RH और साथ में मिल जाएगा मुझे HX। अब ये कैसे रिएक्शन हो रहा होगा, ये X यहां से निकल रहा है, तो ये चूंकि X यहां से निकल रहा है तो इस सब्सटेंस का रिडक्शन हो गया, और इस H2 में से H यहां ऐड हो रहा है तो भी इस हिसाब से क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यानी अल्काइल हैलाइड का आपने अल्टीमेटली क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, दोनों ही केस में। अब जो देखिए, ये जो रिएक्शन प्रोसीड करेगी, मेरे ख्याल से ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो करती है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्यों फॉलो करेगी, उसका एक रीजन है कि यहां जो बनने वाली चीज है, या फिर अगर ये H है तो इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस। अगर ऐसा हुआ तो इसने आके इसके ऊपर अटैक करा होगा। अगर ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये समझ में आया। अगर ऐसा होगा तो H प्लस और X मिलकर क्या बना लेंगे, HX। आपके पास क्या बच गया, H माइनस, और आपके पास था क्या, R प्लस और ये मिलकर क्या बना लेंगे, RH बना लेंगे। तो ये इस प्रकार से आपकी रिएक्शन चलती है, दैट इज रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब ये रिड्यूस कराने के लिए, RX को रिड्यूस कराने के लिए बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी यूज्ड। वन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट इज H2 इन प्रेजेंस ऑफ PTPD निकल। पढ़े थे ना, यहां पे निकल लगाना भूल गया। वन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट इज H2 इन प्रेजेंस ऑफ PTPD निकल। पर मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि अल्काइल हैलाइड सिर्फ H2 और निकल के प्रेजेंस में ही रिड्यूस हो सकता है। देयर कैन बी n नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स विच कैन रिड्यूस अल्काइल हैलाइड। उसको देखिए, वो लिस्ट में दिया हुआ है। RX कैन बी रिड्यूस्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विच प्रोवाइड्स नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब रिएक्टिव हाइड्रोजन। नेसेंट मतलब होता है वेरी रिएक्टिव हाइड्रोजन। देख रहे हैं पेज नंबर 12 पर नीचे लिखा हुआ है। अब जरा पहला देखिए, जिंक को आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी यूज कर रहे हैं, प्लस जिंक को आप डाइल्यूट HCl के साथ यूज करें, और जिंक को आप NaOH के साथ यूज करें। ये तीनों ही कॉम्बिनेशन में ये किस तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल ही डाला जाए। अगर आप जिंक विथ NaOH डाल दिए तो भी रिड्यूस कर जाएगा, आप जिंक विथ CH3COH डाल दिए तो भी रिड्यूस कर जाएगा, आप जिंक विथ डाइल्यूट HCl डाल दिए तो भी रिड्यूस कर जाएगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। गॉट इट। सेकंड देखें, जिंक को कॉपर के साथ जब आप डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इथानोल तो भी वो उसको क्या कर देगा,
रिड्यूस कर देगा। LiAlH4 वेरी 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 रिएक्टिव, मतलब वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिख लीजिए, LiAlH4 इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी एक खास बात है। क्या खास बात है? यह सिर्फ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री को तो रिड्यूस करता है, पर 3 डिग्री को रिड्यूस नहीं करता। यह क्या मैं बोल रहा हूं उसको जरा समझते हैं, जो आपको समझ में शायद नहीं आएगा, पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो शायद आप समझ जाएंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये CH3X है, इसके प्रेजेंस में आपने क्या डाला? LiAlH4 डाल दिया। सेकेंड CH2X CH3 है, इसके प्रेजेंस में आपने LiAlH4 डाला। तीसरा है CH3X, इसके प्रेजेंस में आपने LiAlH4 डाला। और आखिरी है CH3 और इसके प्रेजेंस में आपने क्या डाल दिया? LiAlH4 डाल दिया। और आपसे कह रहे हैं प्रोडक्ट बनाओ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां बनेगा CH4 प्लस ये यहां पर जो बन जाएगा, ये इसके जगह पर X लग जाएगा, तो ये छोड़ दीजिए, उसके बारे में आप चिंता नहीं करिए, क्योंकि LiAlH3X बनेगा। खैर यहां पर क्या बनेगा? CH3 यहां पे क्या बनेगा? CH2CH3 यहां पे क्या बनेगा? यहां पे नो रिएक्शन होगी। वाई? बिकॉज 3 डिग्री RX को LiAlH रिड्यूस नहीं कर सकता है। Got it? वही लिखा है वहां पे, इट रिड्यूसेस 1 and 2 डिग्री RX टू RH बट 3 डिग्री RS टू एल्कीन। तो ये एल्कीन में रिड्यूस करेगा। अब ये एल्कीन में रिड्यूस कैसे करेगा उसको जरा ध्यान से देखते हैं। होगा क्या? ये नो रिएक्शन नहीं, एल्कीन में रिड्यूस करेगा। होगा क्या? ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा CH2 और इधर लग जाएगा H, और यहां से क्या निकल जाएगा? HX, और कंपाउंड बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, CH3 C ऊपर CH3 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में मिल गया HX। ये क्या हो गया? एल्कीन। तो LiAlH4 3 डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर लेता है? एल्कीन में, और बाकी सब। अब मुझे बताइए, जब हम अगला चैप्टर पढ़ रहे होंगे जिसका नाम है एल्कीन, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये होगा नहीं होगा? ये क्लियर हो रहा है? पढ़ तो यही रहे हैं, पर क्या ये अगले चैप्टर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा नहीं आएगा? कि आपने LiAlH4 मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में आपने एक RX को किसमें कन्वर्ट कर लिया? एल्कीन में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? ये दिमाग में जा रहा है कि एक ही चैप्टर पढ़ते हैं, पर रिएक्शन जब आती है तो उससे कई सारे चैप्टर भी हमें वहां दिख जाते हैं। तो अब ये एक बात हो गई। फिर आप देखें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 6, रिड्यूसिंग एजेंट नंबर 6, NaBH4 प्लस एल्कोहल। NaBH4 प्लस एल्कोहल, it reduces only 2 डिग्री एंड 3 डिग्री बट नॉट टू 1 डिग्री। यानी अगर मैं इसी रिएक्शन में इन दोनों के सामने NaBH4 साथ में एल्कोहल डाल दूं, तो ये दोनों के आंसर क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन। वेरस इन तीनों में एल्केन फॉर्मेशन हो जाएगा, बिकॉज 2 डिग्री और 3 डिग्री को तो NaBH4 एल्कोहल के प्रेजेंस में रिड्यूस करता है, पर ये नहीं करता। समझ में आ रहा है? तो ये जो ये देखिए, एक्चुअली ये मतलब ये जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, ये आपके CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शीट में दिया हुआ है, तो और आप ऐसा तो नहीं है आप नहीं समझ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं, इसलिए साथ साथ ही बोल दे रहा हूं कि कई बार ऐसे, अगर CBSE में तो खैर कभी नहीं, पर अगर बाई चांस आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे अगर ऐसा कुछ आएगा तो एटलीस्ट आपको याद तो रहेगा कि सर ने बताया था यार कि LiAlH4 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री को तो रिड्यूस करके एल्केन बनाता है, पर 3 डिग्री को एल्कीन बनाता है। वेरएस NaBH4 एल्कोहल के प्रेजेंस में 1 डिग्री और 0 डिग्री को तो रिड्यूस नहीं कर पाता, पर 2 डिग्री 3 डिग्री को रिड्यूस करता है। तो जब आप रिएक्शन एग्जाम में देखे बाई चांस NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, आपको कैसे ये नहीं क्लिक करेगा? ऑब्वियसली क्लिक करेगा, बशर्ते कि आप इस बात को एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके जाएं। आज सुन लिया और आपको जीवन भर याद रह जाए तो फिर आप स्टूडेंट थोड़े होते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपका अगला रिएक्शन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट फ्रैंकलैंड रिएक्शन, एंड दैट इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ये जो सीरीज है जिसको हम लोग कह रहे हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, इसका आखिरी एग्जाम्पल है, उसको हम लोग पढ़ते हुए आज की क्लास को खत्म करेंगे। देखिए ध्यान से, अब मैंने आपसे कहा था एक होता है वुड्स रिएक्शन, एक कौन सा रिएक्शन था, वुड्स रिएक्शन था। वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, वुड्स रिएक्शन के अंदर हम लोग जो पर्टिकुलर कंपाउंड बना था उसको हम लोग डबल कर दे रहे थे, और रिएजेंट क्या यूज कर रहे थे, रिएजेंट यूज कर रहे थे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर यही काम जिंक पाउडर के प्रेजेंस में किया जाए अलोंग विथ हीट, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में। इसमें जिंक है, अब वहां आर है, मतलब RX का 2 मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ जिंक पाउडर एंड हीट, जिंक पाउडर एंड हीट, जिंक पाउडर एंड हीट, कंपाउंड क्या मिलेगा, अभी भी RR मिलेगा, और साथ में अच्छा ये जो X होना चाहिए वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, I होना चाहिए, तो जो कंपाउंड मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, Zn2+ होता है तो I2, RR + ZnI2, क्लियर। हाँ, तो ये रिएक्शन वुड्स है, वुड्स रिएक्शन है ना, वो फिटिंग था, ये RR के साथ हो रहा है, RI के 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, वुड्स में आपने RI के RX के 2 मॉलिक्यूल लिए थे, फिटिंग में आपने हेलो एरीन के आपने 2 मॉलिक्यूल लिए थे। तो फिटिंग का जो एक स्पेशल केस है वो क्या है, PHI इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर हीट, वेरेस वुड्स का हाउलेमान, वेरेस वुड्स के साथ जो मैच कर रहा है वो कौन सा है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, वेर आप जिंक पाउडर यूज कर रहे हैं अलोंग विथ हीट, तो आपको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है जो आपने वुड्स में देखा था। यहां पे भी यही होगा, डबल हो जाएगा। एक और रिएक्शन है जिसका नाम है कोरेहाउस सिंथेसिस, जो कि शीट में दिया हुआ है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी तक जितने भी आपने देखे हो सब में क्या हो रहा था, डबल हो जा रहा था, अनसिमेट्रिकल आपको बनाने का एक भी टेक्निक नहीं पता चला। कोरेहाउस सिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस बाय विच यू कैन प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल, पर आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, पर ये बस याद रखिएगा कि कोरेहाउस सिंथेसिस जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर आप अनसिमेट्रिकल एल्केन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। होप कि यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। तो फिर अगली क्लास में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर कैसे करते हैं वो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।